आचार्य जी आप म्यूट हैं। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको लगातार या नहीं? अब अभी अभी आ रही है। अच्छा, पहले कुछ भी नहीं आई? नहीं नहीं, आपने म्यूट ऑल करने कहा था, मैंने किया तो आप भी म्यूट हो गए थे ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, इससे पहले तो हमने बहुत सारी बात बता दी, चलो एक बार और बता देते हैं। जी मंगलाचरण वगैरह सब हो गया था। जी चलिए, तो खैर एक बार और उन बातों को बता देते हैं। ये शायद आपको मैंने स्क्रीन हटाया तब समझ में आया होगा। हम ये बता रहे थे आज हम इष्टुत्व संधि पढ़ेंगे, और इसके बाद इष्टुत्व संधि के बाद नहीं, पहले इसके पहले क्या करना है, कल हमें ग्रुप में काफी सारी प्रतिक्रिया देखने को मिली। जैसे हमने कल एक टीम बनाई थी जो होमवर्क चेक करे आप लोगों में से ही, क्योंकि आप लोग कर्ता भी आप हो, भोक्ता भी आप हो, सब कुछ आप ही हो। जैसे जो प्रभु है ना, जी भगवान को सब कुछ माना जाता है कि करने वाला भी खुद है और जो हो रहा है वह भी खुद है, क्रिया रूप भी है, वो कर्ता रूप भी है, वह एक ही चीज अनेकों में है। इसी तरीके इसी वेदांत की इस धारणा को ध्यान में रखते हुए आप लोगों में से ही यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अच्छे से पालन किया। श्रीमती प्रतिभा पांडे जी ने, जयदीप दवे जी ने बहुत अच्छे से इसका निर्वहन किया, और हमने देखा कि काफी सारी चीजें आज मुझे लगता है कि वो बतानी चाहिए, क्योंकि कुछ शंकाएं कल रह गई थी आप लोगों में से और भागीदारी नहीं हुई थी। और इसे हम धीरे धीरे इस सिस्टम को और भी आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों में से जो हमारे अच्छे श्रोताएं हैं, श्रोता अच्छा अच्छे पढ़ने वाले लोग जो दूसरे की सहायता कर सकते हैं, इस प्रकार का हम करते रहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है दीप से दीप जले और एक से एक पढ़े। तो इसी का ये करते हुए कल के हम कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। कल हमने जो अभ्यास दिया था बहुत लोगों ने उसे भेजा है, तो जिन्होंने भेजा है उन सब के लिए धन्यवाद, और जो भेजने वाले हैं उनको उनसे ज्यादा धन्यवाद। ठीक है ना? चलो, तो कल के प्रश्नों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। आप कहें तो उसको जी जी स्क्रीन पर ले आए केवल जी, जी जी आचार्य या जी फिर आप बोलते चलेंगे। यदि मैं स्क्रीन पे लाऊंगा तो लिख नहीं पाऊंगा आप लोगों के लिए, तो मैं पहले ऐसा करता हूं कि स्पॉट वीडियो करता हूं। ठीक है, इसके बाद में आपको उन्हें लिख करके सिद्ध करके बताना होगा जहां जहां समस्या होगी। चलिए, अब आप हमें ही देख पाएंगे, अन्य को नहीं, और हमारा जो फेसबुक पर जो हमें सुन रहे हैं वो भी हमें डायरेक्ट ये कर पाएंगे यहाँ से। जी आचार्य। चलिए प्रारंभ करते हैं। कल के प्रयोगों में जहां आपको दिक्कत आई थी, मैं कुछ उन प्रयोगों का बोलता हूं कहां पर आई होगी। ग्रामात चलिता दिक्कत नहीं आई होगी, ताको चा कर दिया होगा, ग्रामात प्लस चलिता ग्रामात चलिता बना दिया होगा। हरिश्चत्र धरा, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि ये भी वैसे ही था, रामसेते वगैरह की तरह सकार को केवल तालव्य शकार करना था। जी जो ज्यादा दिक्कत आई लोगों को, ईश्वरात जगत जायते, जी जी यहाँ पर कुछ दिक्कत आई थी, है ना? तो उन सबको हम आज इसके माध्यम से कहते हैं। और आपके भी यदि अन्य प्रश्न हो तो उनको जरूर आप पूछिएगा। आपको कल जो समस्या आई थी, और जैसा कि एक कॉमन समस्या आई थी जिसका प्रतिभा पांडे जी ने और उन्होंने जयदीप दवे जी ने भी जिक्र किया था कि उद उद शब्द को लेकर के, तो वहां जी पर तो आपको तो निश्चित समझ लेना है कि जो उद शब्द है, अर्थात उद जो प्रादियों में पढ़ा गया है वह दकारांत है। हालांकि आप उसे दकारांत माने या तकारांत माने, आपको प्रयोग में फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुने। आप उसे दकार अंत माने या तकार अंत माने, प्रयोग में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दा को भी ता हो ही जाता है संधि के कारण। पर यदि मूल रूप से देखा जाए कि है क्या वास्तविक इसकी मूल रूपेण सत्ता, तो आप अभी इस संधि में एक सूत्र पढ़ोगे, उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य। उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य में क्या है कि जो विभक्ति लगा करके बताई वो दकार से बताई, उदह निर्देश है। वहां पर सूत्र में क्या बताया है
उदह निर्देश, यदि उदश्चर सकर्मकात, ऐसे जो पाणिनि जी के सूत्र हैं, उन सूत्रों से यह पता चल रहा है कि यह जो मूल रूप से है ये दकारांत है, यह अपराधियों में पढ़ा गया उदसा, तो है संधि इत्यादि करके, पर उसे कर लेते हैं हम। अच्छा मित्रों, कल एक हमें थोड़ा हमसे गलती हो गई। वो गलती यह हो गई कि अभ्यास में हमने आपसे कुछ ऐसी संधियां भी पूछ ली गलती से हमने आपसे पूछ ली थी, पर अब पूछ ली थी तो बताना पड़ेगा उन्हें, हालांकि वो सरल है उनको बताना, हम उसको आपको भी बताएंगे भी। पर यदि केवल मूल में जो 4 उदाहरणों को देखा जाए, जो च्युत संधि के 4 उदाहरण हैं, उन पर चर्चा करें तो मूल रूप से तो वही उदाहरण है, पर हमने इसमें अन्य उदाहरण भी पूछ लिए थे। तो ईश्वरात् जगत जायते, यहाँ पर कुछ परेशानी आई थी लोगों को। चलिए ये परेशानी क्या है हम आपको बता देते हैं। इसका रूप क्या बनेगा राजमणि जी? ईश्वरात् जगत जायते, ईश्वराज तो आपको जब हो जाएगा, ईश्वराज जगत जायते। देखो मैं इसको लिख रहा हूं, ठीक है। ईश्वरात्, क्या आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी दिखाई दे रहा। ओके, जगत जायते, यहां पर आपको 2 जगह संधि करनी है। कभी बार ऐसा भी हो जाता है ना लंबायमान वाक्य, तो 2 जगह संधि की संभावना बनती है। यह सदाशिव जी हम जो आपको जो है और भी इस प्रकार की नियम है वो आगे बताएंगे, चिंता मत करो। अभी हम हल संधि के साधारण नियमों को सीख रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ेंगे तो टोटल सभी नियम आ जाएंगे। आप ये समझ लीजिए आगे आधी हल संधि पढ़ने के बाद आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं रहने वाली, क्योंकि आधी हल संधि में लगभग सब बातें आ जाएंगी, ठीक है, फिर थोड़ी बहुत बचेगी। आइए हम प्रकृत विषय पर चर्चा करते हैं। इधर त है, मतलब तवर का एक व्यक्ति इधर है त, और चवर का एक व्यक्ति इधर है ज। इसका मतलब यहाँ च्युत संधि की संभावना बनती है जी, बिल्कुल यार, च्युत संधि की संभावना बनती है। चलो, पर साथ ही यहाँ पर ईश्वरात् पंचमी विभक्ति का रूप है। पंचमी विभक्ति का रूप होने से, जैसे राम का रामात होता है ना, जी जी जी, ईश्वर का ईश्वरात्, पंचमी विभक्ति का रूप होने से अब यहाँ पर जस्तु संधि, आपकी जो झलाम जसोंते जो आप आगे पढ़ोगे वो संधि चूंकि पद के अंत में ही होती है और बाकी जगह नहीं होती है, ध्यान रखना, जी है ना? जी जी, वो सूत्र कहता है पद के अंत में झलों को जस होता है, मतलब पद के अंत में झल हो। कहने का मतलब आप शॉर्टकट तरीके से भी आप उसे समझ लीजिए, हम बता देते हैं। अंतस्थ वर्णों को छोड़ करके, अंतस्थ मतलब यरलव, जी, और वर्ग के पंचम अक्षरों को छोड़ करके जी, जितने भी हैं सभी झल प्रत्याहार में आ जाते हैं। जितने भी व्यंजन आपको कितने वर्ण छोड़ने हैं? 5 तो वो छोड़ने हैं, वर्ग के पंचम अक्षर जो होते हैं यमगणनम जी, और 4 ये अंतस्थ। बाकी ये सब किसका एरिया बन जाता है? झल का। तो यदि पद के अंत में झल है तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो ता है ये वाला, ये पद के अंत में झल है। जी, मैं अपनी बात को पूरी कर लूं फिर मैं सभी के प्रश्न लूंगा। तो ये पद के अंत में झल है, तो पद के अंत में झल होने से यह झलाम जसवंते भी प्राप्त हैं। अर्थात वो अगला सूत्र जिसे आप कहते हैं वो जस्तु संधि का वही एक सूत्र है ना? जी। और भी जो होंगे हम आपको बताएंगे, अभी उसका स्मरण दिला रहे हैं, ठीक है? उस संधि को पढ़ाएंगे तो एक बार और बताते हैं जी। जस्तु संधि और कहाँ कैसे किन कंडीशन में हो सकती है, उसके अलावा कोई सूत्र है या नहीं, ये भी बताएंगे आपको। इसके अलावा और भी है कुछ एक आधा है जी। तो अब यहाँ 2 चीजों में से कौन सा करें? देखो 2 चीज एक साथ प्राप्त है, यहाँ च्युत संधि का भी नियम प्राप्त है। तो यदि च्युत संधि अभी कर दी जाए तो त बन जाएगा च में बदल जाएगा, क्यों जी? जी च में बदल जाएगा। और यदि हम जस्तु संधि अभी कर डालें
तो फिर जो है ये त है ये द में बदल जाएगा। जी तो क्या किया जाए, तो दोनों सूत्रों के फोन नंबर्स देख लेना, और त्रिपादी है ये दोनों। तो मैं आपको फोन नंबर इनके सुना भी देता हूं। तो जी चुनाशु है 8439, और आपका झलाम जसोंते जो कि इसी में आगे पढ़ा गया है वो है 8239। इसका मतलब यह हुआ कि पूर्व त्रिपादी, ध्यान रखिएगा, पूर्व त्रिपादी है झलाम जसोंते, पर त्रिपादी जी है चुनाशु। जी जी तो यही तो कंडीशन बनेगी, हाँ हाँ यही कंडीशन बनेगी। जी तो हमारा नियम पूर्वत्र सिद्धम वाला ये कहता है कि त्रिपादियों में क्या होता है, पूर्व के प्रति पर वाले सूत्र सिद्ध हो जाते हैं। जी तो मतलब पहले वाला ज्यादा बलवान है, तो इसका मतलब ये होगा झलाम सुनते नियम पहले लगेगा। अतः हम यहाँ ये भी पदांत है और ये वाला त भी पदांत है। यहाँ पर बस एक ही चीज समझना है संधि में, यदि पद के अंत में ये झल वगैरह आ जाता है तब आपको झलाम सुनते पहले लगाना है और इष्टुत संधि बाद में करनी है, बस इतना ही अंतर है। यदि पदांत का कोई झगड़ा नहीं है तब केवल आप चु लगा दीजिए। अब वो जी पदांत समझ कैसे आएगा, पदांत समझने के लिए हमने एक तरीका बता रखा है। पहले तो पद संज्ञा समझो, पद संज्ञा सुबंत की होती है, मतलब वो सुबंत का रूप होना चाहिए। 21 जो विभक्तियां हैं उनमें से किसी का रूप, या तिगंत होना चाहिए है, तो या तिंग का वो रूप होना चाहिए। ठीक है, जी तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब सबसे पहले हमने निर्णय कर लिया हमें जस्त करना है। तो जस्त जी क्या होता है, मैं आपको जस्त का भी शॉर्टकट फॉर्मूला बता देता हूं। उस वर्ग का जिसको आप जस्त करने जा रहे हो, मैंने आपसे कहा था ना वर्ग आपको तैयार कर लेने हैं, कवर्ग चवर्ग टवर्ग, ये पहले आपको हिंट्स दी थी कुछ। तो उस वर्ग का पंचम जो वर्ग है उसका पंचम नहीं, सॉरी, उस वर्ग का तृतीय अक्षर जस्त होता है। तो जैसे यहाँ त है तो इसका तृतीय अक्षर कर दो तो वो जस्त हो जाता है। तो तृतीय अक्षर क्या होता है, त थ द, द जी तृतीय अक्षर है, जी तो हम जी इसे तृतीय अक्षर में बदल देंगे। तो ईश्वरा द प्लस जगत, इसको भी जगत करो दो जगह, जगद और जायते, ठीक है ना। जी जी अब ठीक है, अब हमारा जस्तु संधि हो चुकी है। अब इस चुत्व संधि का लेकिन अवसर अब भी विद्यमान है। जी इस चुत्व संधि अब भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि उसको क्या चाहिए, कवर्ग अवर्ग का एक बंदा, कोई एक व्यक्ति इधर चाहिए है एक द, और चवर्ग का कोई भी एक इधर चाहिए, तो है कंडीशन बन गई इतने मात्र से उसकी। जी जी ठीक है, जी तो अब क्या कर लो, अब इस चुत्व संधि कर लो। जी जी इस चुत्व संधि में क्या हो जाएगा, जो ये द है ना, त थ द, इस जी चुत्व संधि को क्रम से करना होता है, ज छ ज, तो मतलब दा को करना है ज। जो तो यहाँ पे भी दा को ज हो जाएगा, इस वाले दा को भी ज हो जाएगा, तो करिए। तो ईश्वराज और जगज जी और जायते, और जब आप इसे मिलाएंगे ना तो ऐसा बनेगा ईश्वराज जगत जायते। जी जी कंफर्म हो गई कुछ बात है। जी हाँ, बस ऐसे इसी तरीके से आपको करना है। ये कुछ ऐसे नियम थे, ये मैंने आपसे गलती से पूछ लिया था बिना पढ़ाए हुए, लेकिन मुझे लगा कि शायद इन्होंने वही सब दिया होगा जो पठित विषय है, पर ऐसा हो जाता है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इष्टुत्व संधि की कंडीशन बहुत जगह बनती है, और भी आगे भी हल संधियों में जहां जहां बनेगी, और विसर्ग संधि में कहां बनती है वह भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, जगत जननी, जगत प्लस जननी, जगत जननी, बहुत अच्छे। तो कल के उदाहरण में जो आखिर वाला उदाहरण था वो भी यही केस था ना कल। अब मैं आपको और भी बताता हूं कि आपको और कहां दिक्कत आई होगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने आपको क्या नहीं बताया। और जैसे आप पूछिए, अब आपको कहीं दिक्कत, जैसे एक मैं बता रहा हूं, सोम सुत और झकारह, तो ये भी है, सोम सुत में ता को पहले द करना है, सोम सुत झकारह, यही सेम कंडीशन है। ये भी पद के अंत में है, तकार, ता को पहले ये करना है, ता को पहले हो जाएगा
है ना, जस्त्व करना है और उसके बाद में स्तुत्व कर देना है, ये जी। आप याद रखो, ठीक है। अब तद प्लस चैतन्यम, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, त, यहाँ तो दा है, ठीक है, तो यहाँ तो स्तोश्चुनाश्चु लगा दो सीधा, तो ता क्या बन जाएगा, त बन जाएगा ज। हाँ, इसको बताना जरूरी है, है ना, एक चीज ए और बताना जरूरी है, ये नियम आपको अभी बताए नहीं है। चलो ये वाला तो समझ में आ गया होगा। जी। अब अगला ये है जहां पर आपको थोड़ी और दिक्कत आई होगी, तद प्लस चैतन्यम, है ना। सभी लोग ध्यान से देखें, क्योंकि जिन्होंने यह किया है उनको इस प्रकार की कोई समस्या रही होगी। चैतन्यम, यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर तो जस्त तो पहले ही हो रखा है ना, जस्त जैसी कंडीशन तो पहले ही है, पर ये मूल शब्द है, वस्तुतः ये दकारांत शब्द है, मूल तद शब्द दकारांत है। जी। अब यहाँ कौन सी संधि हो सकती है, अब हम आपको बताएं। जस्तु संधि तो है कुछ ही। अंतर पड़ेगा, करोगे भी तो दा को दा हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक तो अच्युत संधि हो सकती है कि एक तो इधर तवर्ग का कोई एक है व्यक्ति और इधर जी। चवर्ग का है, ठीक है। जी। जी। अच्छा, च्युत संधि पहले हो सकती है। अच्छा, और एक संधि और है चर्त्व संधि, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ दूसरी संधि क्या है। ये हमने बहुत सारी संधियों की लिस्ट बनाई है ना, उसमें जी, वो जी। हर संधि में से ये है वो चर्त्व संधि। चर्त्व संधि का मतलब है इसमें चर नाम का चर जो प्रत्याहार है उसका वर्ण बैठता है। ये इसका नियम भी थोड़ा बता देता हूँ, नहीं है ये संधि कब लगती है, चर्त्व संधि, ये आपको आगे आएंगी, अभी नहीं भी समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हम इन उदाहरणों को पुनः रिपीट करेंगे, लेकिन आप दिमाग खुला रखें फिर भी अभी से, ठीक है। हाँ, क्योंकि इस प्रकार के उदाहरण आपको मिले जुले मिलेंगे, तब आपको क्या करना है। तो तत् प्लस चैतन्य में क्या है, खरीचा नाम का एक सूत्र है जो चर्त्व संधि करता है। वो सूत्र यह कहता है कि यदि खर परे हो, ध्यान दीजिए, उसको खर चाहिए तो वो झलों को चर में बदल देता है, तो झल तो अपना ये द है, अब इसके बाद क्या होना चाहिए, खर परे होना चाहिए। जी। जी। खर देखेंगे, च खर में आता है क्या, नहीं आता है ऐसे खपा छटा चटता। यस, उसका नियम यही है, सूत्र है वो खरी च, ये सूत्र है। खरी मतलब खर परे रहते ही लगता है, और ये करता क्या काम है, जो यहाँ वर्ण होता है, जो भी वर्ण मतलब खर परे रहते पूर्व में जो वर्ण होता है, तो चर्त्व संधि में क्या हो जाता है, आप चर प्रत्याहार पढ़ोगे ना तो उसमें वर्ग के पहले अक्षर आ जाते हैं। यहीं तक पढ़िए, सा को अभी छोड़ दीजिए, जी। जी। उनका प्रयोजन बाद में बताएंगे, ठीक है। जी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब तो संधि में वर्ग के पहले अक्षर हो जाते हैं, जैसे आपने अभी जस्तु संधि समझी थी, वर्ग के तीसरे अक्षर जस्तु संधि और वर्ग के पहले अक्षर बैठेंगे तो चर्तु संधि। जी। बताइए, तो इसका मतलब यह है कि खरीचा यहाँ लग सकता है, वो वर्ग का पहला अक्षर, यदि वो दा को वर्ग त बना सकता है, वर्ग का पहला अक्षर करना चाहेगा तो जी। तो अब यहाँ कौन सा नियम लगाएं पहले, अब यहाँ पर पहले तो चुनाश्चु नियम लगाएं, अर्थात पहले या स्तुत्व करें, या फिर इसी तद चैतन्य इसी कंडीशन होने पर यहाँ चर तो करें। देखो, दो सूत्रों की कंडीशन एक साथ बनेगी, तो अब क्या करें, तो ऐसी कंडीशन होने पर आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन होने पर फिर वही पूर्वत्र सिद्धम जी, फिर एक बार सबके फोन नंबर देख लीजिए जी। 8455 है, खरी च है 8455। हाँ, और स्तुत्व वाला 8440। इसका मतलब यह हुआ कि स्तोष चुनाश्चु पहले है त्रिपादियों में और वो बाद में है खरीचा जी।
तो हमने यह जो नियम बताया कि त्रिपादियों में पूर्व सूत्रों की अपेक्षा पर वाले सिद्ध हो जाते हैं, तो पहला वाला लग जाएगा। तो यहाँ पर स्तोश्चुनाश्चु पहले लग जाएगा। जी, कौन पहले लग जाएगा? च्युत संधि पहले हो जाएगी। च्युत संधि पहले हो जाएगी, तो च्युत संधि कर देते हैं पहले। यदि जी। च्युत संधि पहले कर दिया तो किसको क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा, तज ता को ज हो ज जाएगा हो ना। जी। बहुत अच्छे। तब स्थिति बन जाएगी त ज प्लस चैतन्यम। ठीक है जी। अब आपको क्या कर देना है? अब चूंकि खरीचा की स्थिति अभी भी बनी हुई है, खर के परे रहते झल में ज आ रहा है, प्यार में ज आ रहा है, अतः इसको कर देना है क्या? चर। तो मतलब वर्ग का पहला अक्षर कर देना है। अब जी। ज जिस वर्ग में है उस वर्ग का पहला कौन है? च। च। तो इसलिए आपने कर दिया च, तच और चैतन्यम, और जब आप इसे मिलाएंगे तो तच्चैतन्यम। क्यों जी? जी आचार्य जी। यही तो रूप बनेगा ना। जी जी। तो यह बनाना चाहिए, और तो बाकी तो सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ नियम थे। अब मैंने आपको अब क्या बताया, देखो अभी तक आपको क्या समझ में आया? अभी तक आपको ये समझ में आया कि जहां पर च्युत संधि और जस्तु संधि की प्राप्ति एक साथ हो, वहां पर आचार्य जी। आपको पहले जस्तु संधि करनी है, उसके बाद च्युत करनी है। जी। अच्छा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बताई? दूसरी कंडीशन बताई आपको हमने कि जहां पर आपकी च्युत संधि और खरीचा के द्वारा होने वाली चर्तु संधि, हालांकि आप आपसे आगे हम फिर पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करनी नहीं है, उन दोनों में से यदि किसी की प्राप्ति हो तो च्युत पहले होगा। पूर्वत्र सिद्धम नियम के अनुसार पहले च्युत संधि करनी है, बाद में चर्तु संधि करनी है। जी। ठीक है मैं मित्रों? जी जी। एक यदि प्रश्न था। हाँ बताइए, अभी लेते हैं प्रश्न, प्रश्नों की बारी है, बताइए। हाँ बताइए। यदि इसको जैसे संधियां तो दोनों प्राप्त हैं, हाँ हाँ केवल हम एक ही पर नहीं छोड़ सकते हैं क्या? दूसरी करनी जरूरी है? हाँ, दूसरी करनी जरूरी है, क्योंकि संहिता अच्छा, होने मतलब पर संधि हमेशा करनी ही पड़ती है। हाँ हाँ, वही मैं पूछ, तो ये अन्य जगहों पर भी ये कंडीशन हर जगह लगेगा ही नहीं? और यहाँ जहाँ पर पर भी 2 या 3 बिल्कुल ऐसा भी होगा, 2-3 इकट्ठी प्राप्त होंगी। मैं आपको ऐसे बताने जा रहा हूं, एक ही जगह पर च्युत संधि प्राप्त हो और वहीं पर जस्तु संधि प्राप्त हो और वहीं पर चर्तु संधि प्राप्त हो, तब आप क्या करेंगे? तो वहां पर क्या आपको यही तरीका अपनाना है। देखो पूर्वत्र सिद्धम वाला नियम जाने रहना, फोन नंबर्स की जानकारी। यदि त्रिपादी है तो पूर्व वाले त्रिपादी पहले होते हैं, पर वाले बाद होंगे। तो ये ऐसी कंडीशन बनेगी, पहले होगी जस्तु, फिर होगी जी। च्युत्व और बाद जी। में होगी चर्तु खर वाली। ये जी। कंडीशन आप हमेशा दिमाग में रखिए, पूर्वत्र सिद्धम वाली जो आपको पढ़ाई थी। जी। तो आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। हम तो आपको अभी एक ही संधि पढ़ाए, च्युत संधि, और संधियों की सिर्फ अभी जानकारी दिए हैं, और मुझे लगता है ये जानकारी आपके लिए काफी प्रभावी होगी जब हम इन्हें और आगे जानेंगे तब। ठीक है? जी। तो आपको चिंता नहीं करनी, आपने जितना समझ लिया उतना आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं भी समझा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमने कहा उसे फिर भी पढ़ाएंगे एक बार। तो ये कुछ चीज थी। अब मैं आपके प्रश्नोत्तर लेता हूं, जब भी आपको कहीं शंका हो उसे फिर से पूछिए, हम उसे कहते हैं आप लोगों से। बताइए आपके प्रश्न, नाम लीजिए जी इनका। सरोज कुमार गुरुजी मिश्रा जी। यांचा, गुरुजी यांचा, यांचा। यांचा में क्या ये था? राम जी हैं, राम जी हैं। जी हाँ, ये कौन है? राम जी। जी जी राम गुरुजी। हाथ उठाइए, हाथ उठाया कीजिए। राम सवाल तिवारी बताइए। जी, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक नियम है, आपको पहले हाथ खड़ा करना है, उसके बाद पूछना है। सभी नए लोग इस नियम को जान लें, ठीक है ना? तो याच्या में कुछ नहीं है, याच प्लस ना है ना, जी। और ना को कर देना यहाँ, क्योंकि एक चवर्ग इधर है, तवर्ग उधर हो गया ना। राम तिवारी जी समझ पा रहे हैं? जी। तो याच प्लस ना याचिया, ये तो ग्रुप में भी आपको कोई भी बता देगा, आपने देखे होंगे, औरों के देख लेते कम से कम, तो और लोग कैसे जी। बनाए हैं। नहीं तो बनाए नाम तो में सही है, गया और याचिया बन जाएगा, क्या है उसमें? नहीं बनाए तो सही है, थोड़ा सा
कंफर्म कर रहे थे, बना के सही भेजे हम। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप परामर्श ले सकते हैं। जयदीप जी हैं, प्रतिभा पांडे जी हैं, इन लोगों ने भी ग्रुप में इस प्रकार की दिक्कत आने पर उसे सुझाया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन यह बताया जा चुका है। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न लीजिए, नाम लीजिए। सरोज कुमार मिश्रा जी। हाँ। सर 7 इति सूत्र में एक बार हम बताइए। कौन सा वाला? 7। 7 सात वाला? सात में कुछ भी नहीं है, सकार से परे तवर्ग होगा तो इस च्युत संधि का निषेध हो जाएगा। आपको इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण पढ़े थे, जैसे आपने एक ध्यान दिया होगा सस प्लस नाथ तो यहां पर आपको संधि नहीं करनी थी। एक था अस प्लस नित्यम, या फिर अस प्लस नोती, असनोती वगैरह, ये असनाती दिया है इन्होंने इधर। वो हाँ नोती क्यों बनेगा, स्नाती बनेगा, ठीक है। अश्नुते को कैसा दिया है? हाँ अस प्लस नुते है तो वहां पर भी यही कंडीशन है, अस्नुते, अस प्लस नुते, तो वहां पर भी सकार से परे तवर्ग है। तो सकार से परे मतलब तालब्य सकार से परे यदि तवर्ग होगा तो इस च्युत संधि नहीं होगी। सिंपल नियम है, विष्णा प्रश्न में आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना? बिल्कुल। मनीष निर्मल जी। गुरुजी ये उच्छेद वाला और पूछना है। अच्छा उच्छेद वाला पूछना है, तो बता तो दिया था, उद प्लस छेद, एक बार लिख देते हैं। कुछ नहीं है, देखो उद दकारांत है, उद प्लस छेद। ऐसी कंडीशन होने पर अभी आपका च्युत संधि भी हो सकती है जी और खर परे है ना, खर खपा छठा था यस, खर भी इधर है, इधर जी, प्लस जी। के बाद खर भी है, तो मतलब जी। खरीचे भी हो सकता है। अब दोनों में से कौन सा करें, अभी अभी तुम्हें बता के फ्री हुए हैं जी। कि दोनों की प्राप्ति हो तो पहले च्युत करना है। तो दा को क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उज छेदा। अब क्या करना है आपको, खरी च से चतु होगा। अब चर्त संधि की प्राप्ति है अभी भी, तो जी, अब जी। चर्त कर देना है। तो चर्त का मतलब होता है वर्ग के पहले अक्षर चर्त संधि में बैठ जाते हैं। तो जकार के स्थान पर उसका कौन बैठ जाएगा, पहला अक्षर चकार। चकार, तो बन जाएगा उच्छेद। ठीक है, वही सूत्र लगेगा जो पहले वाले में लगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी वाली कंडीशन जो अभी बताई थी इससे पहले, जस्ट उदाहरण था इस व्हाइट बोर्ड पे जो, ठीक है। जी जी। चलिए बहुत अच्छे, बहुत पंकज घोष अच्छे। जी। और बताइए और कौन सा पूछना है जी, पंकज- पंकज घोष जी। गुरुदेव मम प्रश्नस्ति यदा संधि विच्छेद करेंगे हाँ तो ये ना उठ लिखेंगे तो लिखेंगे ना दर लिखेंगे, किस जगह पर उच्छेद अस्ति। तो आपको दकार लिखना है। क्यों दकार क्यों लिखना है, क्योंकि वह जो मूल शब्द होता है वो लिखा जाता है, क्योंकि यह मूल शब्द दकारांत है। अभी इस पर हमने चर्चा की थी, उसमें प्रमाण बताया दकारांत क्यों है। तक तक तो मान लो फिर भी संधि तो हो सकती है उसे चेंज करके। हाँ। दकारांत इसलिए मानना है, पाणिनि जी का अगला सूत्र इसमें अब आगे आएगा आपको थोड़े कुछ 1-2 दिन बाद, उदय स्था स्तंभो पूर्व से, वहां पर उदह शब्द पढ़ा गया है, तो उसके देखने से लगता है कि ये शब्द मूल रूप से दकारांत है, पाणिनि जी ये चाहते। अच्छा। जी जी हो गए आचार्य जी, प्रश्न हो गए ना, ठीक है। और सदाशिव जी आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, चिंता नहीं करें। तो खैर, तो ये आप समझ गए हो गया। अब अगली संधि की तरफ बढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप आज थोड़े से संधि के अन्य नियम भी आपने ये जाने होंगे, इस प्रकार का भी, इस प्रकार के ये ऐसे नियम थे आपको पूरे हल संधि भर याद रखने हैं, ये सब नियम इस प्रकार की संधि करते वक्त, ठीक है जी। तो चलिए खैर, अब बढ़ते हैं अपने सफर की तरफ फिर से। तो हम आपको जो पढ़ा रहे थे उस स्लाइड को फिर निकालते हैं। आज हमें पढ़ाना है आपको स्तुत्व संधि को, और स्तुत्व संधि की जो एक कंडीशन है स्तुत्व वाली जो बताई, वो एक बार हमें वासरी वाले नियम पर और बतानी पड़ेगी, जब विसर्जनीय से सा और वासरी पढ़ाएंगे तब वहां पर आपको और बताएंगे, अतः चिंता नहीं करें आप लोग, बिल्कुल जी। ठीक है। तो चलिए,
तो अब है आपका इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि का जो सूत्र है वो है स्टुनाष्टु। मित्रों, यदि आपने स्टुनाष्टु को समझ लिया हो तो स्टुनाष्टु भी एकदम सरल है, बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। आप देख रहे होंगे शायद यहाँ पर ये नीचे वाले बदल गए हैं और जी। ऊपर वाले वर्ण वही है, स्थानीय सेम टू सेम। ये सूत्र करता क्या है स्टुनाष्टु कि स्तोहो मतलब है सकार तवर्गयोः, सकार और तवर्ग, ठीक है। स्तो का क्या है, सकार तवर्गयोः। इष्टुना योगे, इष्टुना योगे का मतलब है कि श और टू अर्थात सकार टवर्ग का योग होने पर, तो आपका शकार तवर्ग ये है, ऊपर लिखा है। इष्टुना योग क्या है, ये नीचे वाले अक्षर जी। सकार टवर्ग है। जी। तो इनका योग हो तो क्या हो जाता है, इष्टुः स्यात्, उनको शकार टवर्ग हो जाते हैं। किनको शकार टवर्ग होंगे, ये ऊपर वाले जो रेड वाले हैं इनके स्थान पर ये ग्रीन वाले हो जाएंगे, ठीक है जी। तो जैसे ये ऐसा स यदि योग, यदि इनके साथ योग है इन वर्णों का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सा के पास सा कोटा था कोठा, वर्ग याद रखना, सा को सा और ता था दा धा ना को क्रम से टा ठा डा ढा ना कर लेना। सेम उस संधि में, उस संधि में आप क्या करते थे, छ जया करते थे इष्टुत्व संधि में, और इष्टुत्व संधि में टा ठा डा ना करने हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है जी। ये मूल में 4 उदाहरण दिए हुए हैं, इन 4 उदाहरणों को कर लेते हैं, आपके दिए हुए हैं। सबसे पहला है, उसको ऐसे करना है, रामस प्लस षष्ठा। अब यहां भी क्या कंडीशन बनेगी, देखिए उस इष्टुत्व संधि की तरह ऐसा भी हो सकता है कि प्लस के चिन्ह से इधर कभी सकार तवर्ग मिले, इधर सकार टवर्ग मिले, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्लस के चिन्ह से पहले सकार टवर्ग मिल जाए, बाद में सकार तवर्ग मिल जाए। 2 प्रकार की कंडीशन बन सकती है, पर होगा क्या, होगा हमेशा शकार तवर्ग को शकार टवर्ग ही होंगे, है ना। योग जैसे ये शकार तवर्ग के स्थान पर ये शकार टवर्ग ही हमेशा आपको करना, ये नियम आपको हमेशा याद रखना है, जो आपने इष्टुत्व संधि में जैसे याद करा। जी। आइए तो अब देख लेते हैं इनको एक एक करके। कि रामस षष्ठ, अब आपको शकार इधर मिल गया और ये वाला श इधर मिल गया ना, ये जी। इनका योग, तो क्या कर देना है, दंत शकार के स्थान पर मूर्धन्य कर देना है, क्योंकि इस वाले को ये हो जाता है, इस वाले क्रम से बैठाना है, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, रामस षष्ठ बन गया जी। अब अगला है रामस प्लस टीकते। सकार के बाद क्या है यहाँ पर ट, मतलब एक, मतलब सकार तवर्ग में से कोई एक इधर होना चाहिए, तो एक इधर है, और इस शकार टवर्ग में से कोई एक इस साइड में होना चाहिए। इनकी साइडें चेंज हो सकती हैं, कोई बात नहीं, पर एक साइड जरूर होना चाहिए। तो ये ट है, इनमें से कोई एक सदस्य, तो क्या हो जाएगा, इस सा को क्या हो जाएगा, ये वाला सा हो जाएगा, मूर्धन्य वाला, तो कर दिया आपने। तो रामष्टीकते मिला देना, रामष्टीकते बन जाएगा। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, अगला वाला देखिए, पेश प्लस ता। पेश प्लस ता में क्या हो गया, अब स्थिति थोड़ा चेंज हो गई। अब ये वाला नियम काम करेगा, इधर वाला आप थोड़ा देखिए, एक आपको कल भी बता रहे थे कि यहाँ पर शकार टवर्ग पहले है, देखो ये रहा, और ये तवर्ग सकार तवर्ग में से कोई सा भी एक अक्षर उसके राइट साइड में हो गया, ठीक है ना, वो पर में हो गया। सूर्यकांत जी समझ रहे हो जी। पहले वाले ये 2 उदाहरण तो इसके थे, ये इस वाले नियम के, जी। है ना। 2 तरीके की योग में कंडीशन बन सकती है। जी। अब इस वाले का उदाहरण ये पेशता है, देखो सकार टवर्ग इधर है और तवर्ग में से कोई एक वर्ण इधर है, तो ताई है खुद जी। तो करना क्या है, हमेशा तवर्ग के ही स्थान पर करना होता है कुछ भी, तो ता को टा कर दिया, तो क्या बन गया, पेष्टा। जी। ठीक है जी। जी। उसके बाद है तद प्लस टीका, ये तट्टी का प्रयोग है, ध्यान रखिएगा। आपकी बहुत सारी पुस्तकों में इसका जो विच्छेद किया गया है वो तत् प्लस टीका ऐसा भी कर दिया गया है बच्चों को समझाने के लिए।
हम्म। पर ऐसा नहीं करना है, ऐसा भीमसेन शास्त्री जी का कहना है। आज प्रतिभा पांडे जी ने जिनकी पुस्तकें दिखाई, वो एक महान विद्वान थे, क्या कहें उनकी जीवनी के विषय में। मित्रों, वह जो पुस्तक लिखी गई है, भीमसेन शास्त्री जी ने 52 वर्षों में उन 6 खंडों को लिखा है। क्या समझे? 52 ईयर्स में वो पुस्तक लिखी है। जब वो छात्र थे उस अवस्था से लिखना आरंभ किया था और वृद्धावस्था तक उस पुस्तक को लिखे। मतलब कोई 20-21 के रहे होंगे तब से कोई प्रारंभ किए और वृद्धावस्था पर्यंत उस पुस्तक को उससे पहले ही प्रकाशित करा दिए। तो वह एक बहुत ही उपयोगी पुस्तक है और अच्छा प्रयास है उस पुस्तक के अंदर, औरों की अपेक्षा बहुत मेहनत की है, बहुत श्रम दिखता है। और वह एक ऐसी पुस्तक है, भूतो न भविष्यति। हिंदी लघु सिद्धांत कौमुदी वो ऐसी व्याख्या है, ऐसी आज तक संस्कृत व्याख्या भी नहीं हुई, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी मूलतः संस्कृत का ग्रंथ है, लेकिन वैसी व्याख्या संस्कृत में भी नहीं हुई है, ऐसी वह हिंदी व्याख्या है मित्रों। तो काफी विस्तृत लिखी गई है, तो आपको कुछ स्थल शायद उसके समझ में भी नहीं आएंगे, ऐसी पर आपको कोई बात नहीं है, धीरे धीरे समझ में आएंगे। पर मैंने इसलिए बच्चों के लिए हिसाब से, अर्थात जो शुरुआती स्टेज के जो छात्र हैं उनके लिए जो पुस्तक आपको जो बताई थी, गोविंदाचार्य जी की बताई थी, कि वो ना तो अधिक विस्तृत है और ना ही अधिक संक्षिप्त है, वो बीच की पुस्तक है, तो वो गोविंदाचार्य जी ने लिखी है। तो आज के उसमें भीमसेन शास्त्री जी को तो कोई नहीं बिल्कुल भी भूल सकता, उनके संस्कृत का प्रति उनका कितना उपकार है, ये बहुत ही उनका अतुलनीय योगदान है, वह सबके लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। तो चलिए, आप लोगों ने तो जैसे प्रतिभा पांडे जी ने तो पूरी 6 के 6 खंड खरीद लिए, पर मैंने उसका पहला खंड खरीदा नहीं था। आपको उसकी एक दिलचस्प थोड़ा एक कहानी बता देते हैं। मैंने उसका खंड खरीदा नहीं था। जब मैं पढ़ने के लिए वृंदावन गया था सन 2002 में, तो हमारे एक मामा जी थे और वो पढ़ते पढ़ते विरत हो गए थे। विरत का मतलब वो आचार वगैरह सब कर लिए थे, उनके पास एक किताब थी और मैं वहां पढ़ने के लिए गया था, तो उन्होंने मुझे एक किताब थमा दी कुछ दिनों बाद। तो थमा दी तो मैंने इसको देखा, ये क्या किताब है। मुझे लगभग 6 महीने तो ये पुस्तक समझ में नहीं आई कि इसमें क्या कैसे लिखा है, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने पढ़ना अपने गुरुजी से स्टार्ट किया वहां पर, तो धीरे धीरे जब मुझे उसका मूल का विषय क्लियर हुआ, तब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लग गई। तो मुझे लगा कि एक ऐसी पुस्तक है जो एक गुरु का काम कर सकती है। तो ये इस मायने में मुझे लगा कि, तो ऐसे मुझे पहली जो उसकी प्रति प्राप्त हुई, जो आज भी मेरे पास उपलब्ध है, मैं आज इससे देखता भी हूँ, तो ये वो पुस्तक है जो मुझे मामा जी के द्वारा गिफ्ट हुई। उसके बाद धीरे धीरे एक एक खंड 2-2 खंड करके खरीदे मैंने लास्ट में। तो अब वो उपलब्ध है, इंटरनेट पे भी सब लोगों के लिए उपलब्ध है। सूर्यकांत जी आपको उसका लिंक भेज ही दिए हैं। तो उस पुस्तक में जो लिखा है, मैं तदनुसार भी आपको कुछ बताता हूँ बीच बीच में, जो अभ्यास कार्य तो मैं उसी के अनुसार आपको देता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा संकलन कर रखा है। तो खैर अब पढ़ते हैं तत् टीका को। तत् टीका में क्या आपको संधि विच्छेद करना है, तत् प्लस टीका, ऐसा संधि विच्छेद करना है। ठीक है सूर्यकांत जी? जी अच्छा। तत् प्लस टीका में फिर आपको यहाँ पर एक तो इष्टुत्व संधि हो सकती है। यहाँ पर इष्टुत्व संधि क्या है, ट वर्ग का योग इधर है और त वर्ग का दकार इधर है, तो एक तो इष्टुत्व संधि हो सकती है जी। चलो, तो इष्टुत्व संधि कर दी जाए क्या पहले? हाँ, और एक जो है साथ में चर्तु संधि भी हो सकती है। चर मतलब खरी चवाली, खर परे रहते जलों को चर होता है, तो खर परे है ये ट, ख प छ ठ त ट, खर परे रहते जलों को चर होता है, तो वो संधि भी हो सकती है। चर संधि मतलब यह जो है पहले अक्षर में भी बदला जा सकता है द, तो दोनों में से क्या करें? अभी आप देखो शुद्ध संधि में ही कंडीशन पढ़ रहे थे हमने, अभी आपको जो बताया था, तो मैंने आपको बताया फोन नंबर चेक कर लेने चाहिए। तो फोन नंबर चेक करोगे तो स्टूनास्टू का फोन नंबर तो इधर मैंने लिख दिया है 8441। तो ये पहला वाला त्रिपादी है और खरीचा बाद वाला त्रिपादी है जी। तो इसलिए पहले क्या हो जाएगा, यहाँ इष्टुत्व हो जाएगा। इष्टुत्व हो जाएगा तो त क्या है, वो द है, सॉरी यहाँ द, तो द किस में बदल जाएगा? ध्यान से देखिए, द बदल जाएगा ड में जी। तो इसलिए हमने दा को क्या बदल दिया है, ड में। तो तद टीका फिर कर दिया इष्टुत्व संधि करके तड टीका। अब तड जब यह वाली कंडीशन हो गई इष्टुत्व संधि के बाद,
तब आपने क्या कर दिया है, फिर आपको खरीचा लगाना है बाद में। मैंने कहा ना वो बाद में लगेगा, क्योंकि अभी भी उसकी कंडीशन बन रही है खरीचा की, वो लग सकता है क्योंकि घर पर मिल रहा है ये टी का ट जी। तो फिर डकार को उसने क्या कर दिया, मैंने कि वो वर्ग का पहला अक्षर करता है, तो उस वर्ग का पहला अक्षर उसने क्या कर दिया, जैसे ये ट आता है टवर्ग में, ये टवर्ग है ना, हाँ ये पूरा पूरा टवर्ग है, तो इस टवर्ग में डा आता है, उसका पहला अक्षर कौन है, ये ट, तो इसलिए उसने डा को क्या कर दिया, ट कर दिया, तो टी का जब आप इसे मिलाओगे तो टी का। बात आ गई समझ में जी राजमणि जी? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब अगला एक और उदाहरण देखिए, अंतिम उदाहरण है ये, चक्रिन प्लस ढऊ कसे, ये वाला। यहां पर क्या है देखते हैं, इष्टत्व संधि कंडीशन बनी है, सकार तवर्ग इधर है और टवर्ग का कोई एक सदस्य इधर है, ठीक है, यस, इसका मतलब ये कंडीशन बन रही है यहाँ पर, और ये इस वाली कंडीशन से बनेगी पहली वाली, क्योंकि इसमें सतवर्ग इधर होना है, षटवर्ग इधर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाए किसके स्थान पर, तो शकार तवर्ग को हमेशा शकार टवर्ग होते हैं, मतलब ना कोई कुछ होगा है, तथा द ना इनके स्थान पर ही कुछ हुआ करते हैं इसमें, तो ना को क्या हो जाएगा शकार टवर्ग, देखिए अंतिम वाले को अंतिम बैठ जाएगा जी। तो क्या बन जाएगा, चक्रीण ना को ना मिला देना, चक्रीण ढऊ कसे, ये प्रयोग बन जाएंगे जी। समझ में आ गई ये संधि आपको? जी जी आ गई ना जी। हाँ, तो बस वही है कि हालांकि आज हमें इसका आपको निषेध भी पढ़ाना था कि ये संधि कहाँ नहीं होती है, हम निषेध पर चर्चा हम कल कर लेंगे, क्योंकि निषेध थोड़ा सा इसका लंबा है और समय भी हो चुका है, आपके कुछ प्रश्न भी होंगे संधि से संबंधित, तो आज आपने संधि कहाँ होती है ये पढ़ा, इष्टत्व संधि। कल आप ये पढ़ोगे ये भी वाली संधि कहाँ नहीं होती, जैसे इष्टत्व संधि को आपने पढ़ा था वो शात नियम, जहाँ शात मतलब शकार से परे तवर्ग हो वहां वो नहीं होती, इसी तरीके से इष्टत्व संधि कहाँ नहीं होती इसका आप अगला नियम पढ़ोगे, न पदांता, डोर नाम और तोहशी, ये दो नियम आप पढ़ोगे अब कल। आपके प्रश्न हो तो बताइएगा जी। रेखा नेगी जी। आचार्य जी, जो ये आपने स्टू वाला जो सूत्र बताया अभी ना, तो ये इसमें आपने फोन नंबर बताया, तो ये 8440 वो है मेरी बुक में, भीमसेन शास्त्री वाली बुक में, तो 41 आप तो 41 लिखा हुआ था उस पे। अच्छा, अभी एक नंबर ज्यादा लिखा था? जी, अभी स्लाइड दिखाई जो आपने। अरे बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस एक नंबर को कम कर देंगे यदि वो दब गया होगा, हो सकता है। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स तो सही है, सही है। यदि ऐसा है तो हम देख लेंगे एक बार पुस्तक को, ठीक है। 41 ही है बड़े भैया, 8440 है सर। जी अच्छा, भीमसेन शास्त्री वाली जो मेरी वाली है ना, उसमें 40 है। कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, 8440 है एक किताब में, तो यही है। हाँ, ऐसा हो सकता है, सुनो 40-41 का चक्कर है, क्या पड़ रहा है कि नी के मत से कहीं पिछले सूत्रों में कुछ वो है, नी ने पिछले सूत्र 2 मान लिए होंगे, तो एक संख्या बढ़ गई है, ठीक है ना। अच्छा जी। तो इसलिए एक बात संख्या का घटाव बढ़ाव हो जाता है कि कोई क्या करता है, सूत्र को 2 को मिलकर के एक मान लेता है। जैसे एक सूत्र है ऊ यहाँ ऊ को जो माना जाता है प्राचीन परंपरा में, वो एक सूत्र माना जाता है कि ऊ यहाँ ऊ मिला करके एक सूत्र है। लेकिन क्या होता है नव्य परंपरा में, क्या है, ऊ यहाँ अलग है और ऊ सूत्र अलग है, तो इसके कारण क्या होता है, अब संख्या चेंज हो जाएगी। पाणिनि जी उसके अनुसार तो एक सूत्र है, लेकिन इनके अनुसार 2 सूत्र हो गए वो, तो इस प्रकार से संख्या थोड़ा सा चेंज हो सकती है, थोड़ा सा हो सकती है, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि कोई 50 सूत्र कूद करके कोई संख्या लिख दे, एक आध संख्या का इसलिए डिफरेंट पड़ सकता है। तो शायद ये किसी पुस्तक में 41 है, अतः उससे हमने लिख दिया है, लेकिन कुछ पुस्तकों में 40 भी है, आपका कहना सत्य है, बिल्कुल जी। वैष्णवी जी। हाँ जी वैष्णवी जी बोलिए। सर, ये इसमें जैसे कि पेस्ता हुआ, तो उसमें पहले सकार है फिर तकार है, तो सर मेरा ये कंफ्यूजन है कि इसमें ना वो मतलब ये कोई मायने नहीं रखता है कि वो पहले पूर्व में है या पद में है। बिल्कुल, इसीलिए तो आपको 2 चीज अलग अलग दिखा रहे हैं,
आपने देखा होगा हमारी हर स्लाइड में, ष्टुत्व संधि में भी आपने देखा होगा, पूर्व पर मायने नहीं रखता, इसमें योग मायने रखता है, योग होना चाहिए। इसलिए हम आपको नीचे जो लिखते थे ना जी, आपने ध्यान नहीं दिया इस बात को। हम नहीं इसको सर, क्यों मैंने देखी थी सर। हाँ, वही आपको बतानी है कि ये वाली चीज को आपको थोड़ा समझना होगा। इसमें देखो ये वाली चीज को, ये इधर भी हो सकता है और ये इधर भी हो सकता है, ये कंडीशन। सकार तवर्ग पहले भी हो सकता है, शकार तवर्ग बाद में भी हो सकता है, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये वाली भी बन सकती है कि शकार तवर्ग पहले हो, सतवर्ग बाद में हो। ठीक है सर। ये है ना, ये बताया था ना। हाँ बिल्कुल, ये ध्यान रखना है आपको हमेशा के लिए इस संधि के विषय में। जी जी बताइए। राजेश जी, राजेश कुमार मिश्रा जी। गुरुजी, जब 2-3 सूत्र एक साथ लगे तो इसका मतलब वहां पे वो पूर्वोत्तरा सिद्धम को ही देखना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, वहां पर पूर्वोत्तरा सिद्धम वाले नियम को आपको करना पड़ेगा। हालांकि और भी कुछ नियम हैं, पर ये पूर्व से पर शास्त्र की बलवत्ता बोधित करने के लिए पूर्वोत्तरा सिद्धम को एक बार देखना पड़ेगा, और सपादी त्रिपादियों की व्यवस्था के लिए देखना पड़ेगा। हालांकि बलवत्ता के और भी तमाम कारण हो सकते हैं, पर एक यह कारण होता है जो भी आपको बताया जा चुका है, और भी धीरे धीरे बताते रहेंगे। ठीक है ना? ठीक ठीक है सर। हाँ मनीष जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, हर हर महादेव। ये तट्टी का जो उदाहरण हमने पढ़ा है, हाँ, इसमें ष्टुत्व संधि है या जष्टुत्व संधि बोलेंगे इसको हम? पहले तद कर लेना, त द दकार में आपको पहले ष्टुत्व करना है, ष्टुत्व के बाद चर्त्व करना है। तो आप इसको एक संधि का उदाहरण नहीं मान सकते, ये ष्टुत्व भी है इसमें और इसमें चर्त्व भी है। मैंने आपसे काफी दिनों पहले कहा था, ऐसा नहीं है कि संधि होने के बाद संधि नहीं होती, जैसे कुछ लोगों को यह भ्रम था कि संधि होने के, ऐसा नहीं है। आपने यहाँ इस प्रकरण में लगातार देख रहे हो कि एक संधि हो गई फिर तत्काल दूसरी हो जा रही है, ष्टुत्व हो गई तो अब इसमें चर्त्व हो गई। हाँ जी, हाँ जी, है ना? तो यह नियम ऐसा ही इसमें रहेगा। तो आप विशुद्ध रूप से एक का नहीं कह सकते हो, जिस संधि की कंडीशन बनेगी वो होगी ही। हाँ, उसको रोकना है तो कोई नियम बताना पड़ेगा। जी जी, ठीक है, ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, तो चलो, तो प्रश्न समाप्त हो गए आप लोगों के, तो आज के पाठ का यहीं विराम लिया जाए। फिर कल से ष्टुत्व संधि का निषेध भी पढ़ लेंगे, और ष्टुत्व संधि के तो आपको अभ्यास क्या है इसको तो आप समझ गए होंगे। आपको यदि कुछ लगता है तो उसे फिर से कर लेंगे। ष्टुत्व संधि को पूरा करने के बाद एक बार अभ्यास भी कर लेंगे। जी चलिए फिर सूर्यकांत जी आज समापन करते हैं। जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कभाग भवेत्। धन्यवाद। शुभरात्रि। शुभ रात्रि। नमो नमः। शुभ रात्रि, नमो हाँ, नमः। बस। जी।